अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश कोड ENG 201 को डिस्कस कर रही हूँ। उसका लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन से आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे लेसन में हम लोग बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे कि हम थ्रू आउट ये पूरे कोर्स में क्या डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसकी आउटलाइन है इस लेसन नंबर 1 की, वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, बुक्स एंड मटेरियल्स, मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम इसमें बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, इसको कोर्स का पढ़ाने का, वो ये है कि जो स्टूडेंट्स में स्किल्स आ जाएं, स्किल्स डेवलप हो जाएं कि उन लोगों को कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, रिटन कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, ऑरल कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। जो ये कम्युनिकेशंस हैं वो क्लियरली तौर पे वो अपने ऑडियंस को समझा सकें, कंसाइजली अपने ऑडियंस को समझा सकें, बिजनेस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर कर सकें, डेवलप कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं इसके, इस कोर्स के। रिटन कम्युनिकेशन है और ऑरल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन, जो आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो हम राइट करके कम्युनिकेट करते हैं। हम किसी भी तरह से राइट कर सकते हैं अपने ऑडियंस के बात समझाने के लिए। अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या आती है? हमारी प्लानिंग आती है, स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्टाइलिस्टिक इश्यूज़ आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन में आती हैं, जिसमें हम मेमोज़ लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, प्रपोजल्स लिखते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स भी लिखी जाती हैं रिटन कम्युनिकेशन में। हमने एक ही डिपार्टमेंट में हैं, हम लोग एक ही एम्प्लॉय हैं या एक ही बिज़नेस में हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स लिखेंगे, मेमोज़ लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे अपने दूसरे एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने बॉस से कम्युनिकेट करने के लिए हम रिटन कम्युनिकेशन करेंगे। लेटर्स के थ्रू, मेमोज़ के थ्रू, प्रपोजल्स के थ्रू, लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट्स के थ्रू। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो कोर्स है वो बिज़नेस से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें भी, जो रिटन कम्युनिकेशन एंड ऑरल कम्युनिकेशन है, वो आपको बिज़नेस से रिलेटेड ही समझाई जा रही हैं। तो ऑरल कम्युनिकेशन में क्या हम करते हैं? जो हम ऑरली करते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस के थ्रू, अपनी मीटिंग्स के थ्रू। कोई बिज़नेस है, हम किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, हमने प्रेजेंटेशन देनी है किसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर मीटिंग रखनी है तो हम जो है वो ऑरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। उसमें बुक्स का मटीरियल इसमें यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया है, आप जिसके थ्रू इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल्स क्या हैं हमारे पास? इधर यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स हैं। नंबर 1 मॉड्यूल है बेसिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें मैंने यही बताया कि इफेक्टिव एंड टेक्निकल बिजनेस कम्युनिकेशन हम किस तरह से बना सकते हैं। अगर हम लोगों को सही से कम्युनिकेशन करनी आती होगी, रिटन भी और ऑरली भी, तो हम अपनी जो है इफ़ेक्टिव बना सकते हैं टेक्निकल एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन को। सेकंड मॉड्यूल क्या है? फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, प्रपोजल्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, मेमोज आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, रेज्यूमीज़ आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन में आती हैं। हम राइट करके कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने बॉस के साथ। थर्ड हमारे पास आता है रिसर्च एंड राइटिंग, जिसमें हम रिसर्च करते हैं, राइटिंग करते हैं। फोर हमारे पास आता है, 4 मॉड्यूल है ऑरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम ऑरली सारा कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं और अपनी ऑडियंस को, अपने बॉस को, एम्प्लॉयज़ को अपना जो मैसेज है, जो टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो हम लोग शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स एंड एट वर्क प्लेस। हम लोगों को अच्छे तरीके से ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन आनी चाहिए। और अब यहाँ पे है, फॉर इंस्टेंस यू विल नीड टू आइडेंटिफाई योर टू रोल्स एट वर्क। एज अ स्पेशलिस्ट यू नीड टू जनरेट आइडियाज़ विच विल बी पोटेंशियली यूज़फुल। कि जो आप जनरेट कर रहे हैं आइडियाज़, वो आपके यूज़फुल होने चाहिए। आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल होनी चाहिए। आप जो भी आइडिया जनरेट कर रहे हैं वो आपका यूज़फुल होना चाहिए। सेकेंडली, जो आप शेयर कर रहे हैं, रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं अपने आइडिया का, वो आपके कोवर्कर्स और कस्टमर के साथ आपका यूज़फुल होना चाहिए, वो उनके लिए सही होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, पैराग्राफ के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे है राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप वर्क से रिलेटेड राइटिंग करते हैं तो वो डिफरेंट होती है, जब आप स्कूल में राइटिंग करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। जो आप वर्क के रिलेटेड राइटिंग करते हैं वो आपकी ऑफिस से रिलेटेड आ जाती है, वो आपकी फॉर्मल वे से आप राइटिंग करते हैं। जो आपकी स्कूल में आती है वो भी आप फॉर्मल वे से ही करते हैं, लेकिन आपकी वो प्रेजेंटेशंस में भी हो सकती है, आपकी वो एग्ज़ाम्स में भी हो सकती है, पेपर्स में हो सकती है, आपकी स्कूल से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी राइटिंग जो होते हैं गेम्स वगैरह जो होती हैं राइटिंग की, आप उसमें भी जो है वो अपना राइट करते हैं स्कूल में। लेकिन जो आप वर्क में राइटिंग करते हैं, अपने ऑफिस में राइटिंग करते हैं, वो आपकी डिफरेंट होती है स्कूल से। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली यही बताया है। पर्पस ऑफ राइटिंग, आपका जो पर्पस है राइटिंग का वो क्या है। एज अ स्टूडेंट यू कम्युनिकेट फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग टर्म्स पेपर और टेकिंग अ रिटन एग्जाम एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि आप एज अ स्टूडेंट अगर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए राइटिंग करनी पड़ती है, अपने पेपर्स में, अपने एग्ज़ाम्स में, रिटन एग्ज़ाम्स में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आपने ऑफिस के थ्रू आपने लिखना है ऑफिस में, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल होगी और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो आपका ये जो पर्पस होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो आपका राइटिंग का जो पर्पस है वो डिफरेंट होगा। अगर आप बिज़नेस में वर्क से रिलेटेड कोई राइटिंग कर रहे हैं तो आपका जो पर्पस है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप किस पर्पस के लिए जो है वो राइटिंग लिख रहे हैं। ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस में क्या होता है कि हमने जो है अपने ऑडियंस को कितने टाइप की ऑडियंस है, ऑडियंस को जो टॉपिक आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ऑडियंस के नज़दीक जो है उस इंफॉर्मेशन को समझ सकती है या नहीं समझ सकती, उसका माइंड कैसा है, उसका कैलिबर कैसा है, वो इस इंफॉर्मेशन को समझ सकती है, उसको इजीली जो है आपकी बात समझ में आ सकती है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑडियंस से रिलेटेड होंगी कि हमने ऑडियंस को सबसे पहले देखना है कि ऑडियंस किस टाइप की है। स्कूल में आपका इंटरेक्शन जो होता है वो एक ही पर्सन के साथ होता है, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपका जो मेन पर्पस जो होता है वो आपका एक ही पर्सन होता है। आप ज़्यादा पर्सनस के बीच में नहीं कम्युनिकेशन कर रहे होते, इंटरेक्शन कर रहे होते। लेकिन अगर आप वर्क की बात करें, किसी ऑफिस में बात करें, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो आपका वाइड वैरायटी ऑफ पीपल के साथ होता है, यानी कि बहुत सारे लोग उसमें मौजूद होते हैं जिनके साथ आपने इंटरेक्शन करना होता है, और आपने उसमें जो है वो अपनी फॉर्मल वे को यूज़ करना होता है। व्यूज़ दे विल मेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन को शेयर करनी है, आपका जो वो एक इंफॉर्मेशन है वो एक प्रोफेशनल वे में शो होगी, ठीक है। जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो आप मीटिंग कर रहे हैं, वो आपकी डिफरेंट होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो ऑडियंस है उसका ध्यान रखना है कि आप अगर स्टूडेंट्स एज अ स्कूल में आप कर रहे हैं, एट स्कूल में आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आपका पर्सन जो है वो आपके सामने एक है, तो आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास वैरायटी ऑफ पीपल्स हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पीपल एट वर्क राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन। जब आप एक वर्क से रिलेटेड राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इसके अलबत्ता जब आप स्कूल में राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो डिफरेंट होती है। आप जो हैं वो मेमोज़ लिखते हैं, बिज़नेस लेटर्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लिखते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। ये सारी जो टाइप्स हैं, जो कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, वो आप लोग फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, बिज़नेस वे में यूज़ करते हैं। आप अपने वर्क से रिलेटेड जो राइटिंग कर रहे होते हैं उसमें आप मेमोज़ को यूज़ करते हैं, बिज़नेस लेटर्स को यूज़ करते हैं, प्रपोजल्स को यूज़ करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप स्कूल में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका कोई प्रिंसिपल है या आपकी क्लास टीचर है, आपको कोई आपको इस तरह की वो कम्युनिकेशन नहीं कह सकती कि आपने इस तरह की राइटिंग लिखनी है। मेमोज़ आप स्कूल में यूज़ नहीं कर सकते, आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्कूल में यूज़ नहीं कर सकते, बिज़नेस लेटर्स जो हैं वो आप स्कूल में किसी को भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं वो आप किसी ऑफिस से रिलेटेड राइटिंग कर सकते हैं, स्कूल में आप इस तरह की रिपोर्ट्स की राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टाइप्स बताई गई हैं वो बेसिकली यही है कि हर स्कूल में जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट है, और जो बिज़नेस में, जो वर्क में रिलेटेड कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट है। स्कूल की जो राइटिंग है वो बेसिकली हमारी एग्ज़ाम्स पे बेस्ड करती है, हमारी जो है वो पेपर्स पे बेस्ड करती है, हमारी प्रेजेंटेशंस पे बेस करती है। इसके अलावा जो है वो किसी पे बेस्ड नहीं करती है।
बाकी जो यहाँ पे बताई हैं टाइप्स, वो हमारी जो हैं वो वर्क से रिलेटेड टाइप्स बताई हैं कम्युनिकेशन की। हम लोग मेमोज़ के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्रपोजल्स के थ्रू, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के थ्रू दूसरे पर्सन के साथ हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, मेमोज़ लिखते हैं। एक ही बिज़नेस में रहते हुए हम लोग दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हम मेमो लिखेंगे, उसको मेमो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बिज़नेस लेटर की बात करें तो हम किसी दूसरे बिज़नेस के पार्टनर से हम बात करना चाह रहे हैं तो हम बिज़नेस लेटर लिखेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्रेस रिपोर्ट, अगर हमने कोई बिज़नेस में हमारा क्या प्रोग्रेस है स्टार्ट टू एंड, हम लोग सारा उसका बैकग्राउंड बताना चाह रहे हैं अपने काम का, तो हम उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट को यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग बिज़नेस में यूज़ करते हैं, अपने वर्क में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी हैं जिसको आप रीड करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे है, एज़ यू राइट इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट यू नीड टू रिमेंबर 3 थिंग्स। अब यहाँ पे आपने 3 थिंग्स को जो है वो याद रखना है। अगर आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के लिए ये सारी राइटिंग कर रहे हैं, रीडर्स क्रिएट मीनिंग। इसमें क्या बात हो रही है कि रीडर्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो मीनिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। जो पढ़ने वाला है अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड है तो वो अपने थ्रू, अपने माइंड के थ्रू जो है वो मीनिंग क्रिएट करेगा। और अगर कोई स्कूल में रीडर है, कोई आपका क्लास टीचर है या आपका फ्रेंड है, तो वो अपने थ्रू, अपने माइंड के थ्रू अपना मीनिंग जो है वो क्रिएट करेगा उस राइटिंग को पढ़ के। उसके बाद सेकंड पे है, रीडर रिस्पॉन्स आर शार्पेंड बाय द सिचुएशन। इसमें क्या है कि रीडर जो है वो रिस्पॉन्स करता है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसको राइटिंग को पढ़ता है। उसके बाद रिस्पॉन्स करता है उस राइटिंग के लिए अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड पे क्या है कि रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मूवमेंट बाय मूवमेंट बेसिस। अब थर्ड पे जो रीडर है वो रिएक्ट करता है अपने अकॉर्डिंग, अब मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मूवमेंट के बेसिस पे वो रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट पे रीडर जो है वो क्रिएट करता है मीनिंग। रीडर ने जो मीनिंग क्रिएट करना है वो वही करेगा, ठीक है। अगर कोई बिज़नेस का बंदा है वो उसकी जो मीनिंग है वो क्रिएट करेगा। अगर वो कोई आपकी क्लास टीचर है, आपकी फ्रेंड है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मीनिंग क्रिएट करेगा। इसी तरह रीडर जो है वो रिस्पॉन्स भी है अपने माइंड के थ्रू करता है। अगर बिज़नेस का वो रिस्पॉन्स करे तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, जो उसकी फील्ड है वो उसके फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स करेगा आपकी राइटिंग का। और रीडर और और लास्ट पे है कि रीडर जो है वो रिएक्ट जो है वो आपकी मूवमेंट पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने ये बताया। एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा। लेसन नंबर 2 की तरफ आते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन मैंने आपको जैसे बताया कि ऑरल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हम ऑरली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन है, मोड्स ऑफ डिलीवरी है, उसके बाद प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ अ प्रेजेंटेशन है, डिलीवरी गाइडलाइंस है, यूजिंग विजुअल एड्स। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस आउटलाइन में आप देख रहे होंगे, इस लेक्चर में, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑरल प्रेजेंटेशन है सबसे पहले। ऑरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पस एंड द डिलीवरी सिचुएशन। तो सबसे पहले ऑरल प्रेजेंटेशन जो है वो फॉर्मल भी होती है एंड इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल क्या होता है, जिसमें आपने क्लियरली तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसको हम फॉर्मल प्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसको हमने फॉर्मली एक्सप्लेन करना होता है अपने ऑडियंस को। जो इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है वो हम लोग जो है एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, हम कैजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे बात कर रहे होते हैं, हम उस तरह से अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑरल कम्युनिकेशन है वो 2 तरह की होती हैं, फॉर्मल भी हो सकती हैं और इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब वो कह रही हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करती है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पस पे। तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पस हम लोग देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। एक्सप्लिसिट पर्पस जो होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है क्लियरली एंड ओपनली, हमें हर चीज़ A to Z बताई जाती है क्लियरली तौर पर डिफ़ाइन करके। जो छोटी से छोटी चीज़ भी होगी वो हमें ओपनली और क्लियरली बताई जा रही होगी, विदाउट हाइड एनीथिंग, कुछ भी इसमें हाइड नहीं किया जाएगा एक्सप्लिसिट पर्पस में। इम्प्लिसिट पर्पस में क्या होता है कि हम लोगों का जो रीडर होता है वो सपोर्टिंग डिटेल्स के थ्रू हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक क्या है। हमें सपोर्टिंग डिटेल्स के थ्रू बताया जाता है कि हमने
अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आपको बताया है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट का पर्पस बताया है ओरल प्रेजेंटेशन में। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स आते हैं एंड ओरल प्रेजेंटेशंस आती हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपका जो डायरेक्ट ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, आपको इनडायरेक्टली एक पेपर पे आप लिख देते हो जो भी आप लिखना चाह रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाह रहे हो अपने ऑडियंस को, या जिस भी पर्सन को आप इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हो उसको आप इनडायरेक्टली, लाइक आप इंटरेक्शन उसको फ़ेस टू फेस नहीं कर रहे हो, आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। आप एक पेपर पे लिखते हो और वो पेपर आप आगे पास करते हो, जो सेकंड पर्सन है, जो रीडर है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन वो पढ़ता है। लेकिन अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन की बात करते हो उसमें आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन करना पड़ता है। आपके पर्सनस जितने भी हों, वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या वो ग्रुप ऑफ पर्सनस भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको उन सब के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, इंटरेक्शन करनी पड़ती है। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है रिटन डॉक्यूमेंट्स का एंड ओरल प्रेजेंटेशंस का। जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसमें हम लोगों को सेंटेक्स का ध्यान रखना पड़ता है, डिक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी अपनी ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, जो सेंटेंस जो वर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब कहाँ पे यूज़ होने हैं, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होती है वो लिमिटेड होती है, हमें कन्वर्सेशनल सेंटेक्स का ध्यान रखना पड़ता है, डिक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं हमें उस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम्फेसाइजेस ऑन टेक्स्ट, हम का हमारा जो ज़ोर होता है, हमारा जो फोकस होता है वो हमारा टेक्स्ट पे होता है। और यहाँ पे जो ओरल प्रेजेंटेशन है उस पे हमारा फोकस किस पे होता है, विजुअल्स पे होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपका डिफरेंस है जो बहुत ज़्यादा ईजी लिखा हुआ है। आपको मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि रिटन डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हम क्या करते हैं, और ओरल प्रेजेंटेशंस में हम लोग क्या करते हैं। Effective oral communication is a combination of many skills, outline and planning। सबसे पहले हम लोग oral presentation में हम skills देखने वाले हैं कि outlining and planning। सबसे पहले हम लोग planning करते हैं, हम कौन सा subject choose कर रहे हैं, हम किस topic के बारे में information convey करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद second पे हम लोग display media prepare करते हैं, जो topic हमने select किया है, जो plan किया है उसको हम prepare करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पे क्या करते हैं, रिहर्सिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं कि जो सब्जेक्ट जो टॉपिक के बारे में हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसको हम रिहर्सल करते हैं कि क्या क्या बात हम लोग इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। फोर्थ पे हम क्या करते हैं, डिलीवरी। फोर्थ पे हम लास्ट स्टेप जो होता है वो हमारा डिलीवरी होता है, हम दूसरे ऑडियंस के सामने जो है अपनी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। हम जो इन्फॉर्मेशन हमने रिहर्सल की है, जो प्लान की है, जो सब्जेक्ट हमने सोचा है उसको हम डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट आती हैं। तो फॉर्मल मैंने आपको बताया है कि फॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जिसमें हम फॉर्मली जो है अपने पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें हमें अपने ड्रेस का ध्यान रखना होता है, अपने सेंटेंसेस का ध्यान रखना होता है, हमें ईच एंड एवरीथिंग, सेंटेक्स, डिक्शन, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ हम बोल रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो ज़रूरी है, वो हर टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें उसमें इंक्लूड करनी होती है, जनरल टू स्पेसिफिक, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें इसमें ऐड करनी होती है। जो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या होगा कि इनफॉर्मली हम लोग कैजुअली जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसमें हम लोग उस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। हम किसी भी तरह से बैठे हैं, नॉर्मली हम जैसे बात करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कम्युनिकेट करें, उसी तरह हम अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स में, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या है, ओरल कम्युनिकेशन इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज। अब इसकी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की टू कैटेगरीज हैं, इंफॉर्मेटिव एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग एंड परसुएसिव स्पीकिंग। इसमें हमारा जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, प्रोफेशनली हम और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, सबसे पहले इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमारी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। हमने कोई फजूल बात, कोई अनऑथेंटिक बात नहीं बोलनी है, ठीक है, अपने ऑडियंस के सामने। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑडियंस है उसको बात क्लियरली समझ में नहीं आएगी, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म हो जाएगा, जो मेन गोल है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन को हमारी बात ही समझ में नहीं आ रही तो हमारा जो पर्पस है वो कैसे इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। हमने उसी तरह की
अगर आप बेशक थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है, परसुएसिव स्पीकिंग। जो आप बोल रहे हैं वो परसुएसिव होना चाहिए। आपने अपने ऑडियंस को कन्विंस करना है कि आप जो बात कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो परसुएसिव है। आपने कन्विंस करना है कि वो एग्री करें आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी बात आप बोल रहे हैं A to Z वो एग्री करें उस चीज़ के साथ, ठीक है। आपका जो ऑडियंस है वो आपके साथ एग्री करे, जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं उसके साथ। तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपका ये दो चीज़ें जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि एक तो ये कि आपने इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग करनी है, इन्फॉर्मेशन उतनी ही देनी है जो इन्फॉर्मेशन आप दूसरे पर्सन को दे सकें, इन्फॉर्मेटिव लगे दूसरे को। सेकंड पे क्या है कि परसुएसिव स्पीकिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीवरी मेथड्स हैं, 4 तरह के डिलीवरी मेथड्स हैं ओरल प्रेजेंटेशन के। एक्सटेम्परी है, इम्प्रेंचू है, मेमोराइजेशन है, रीडिंग है। तो सबसे पहले इन एक्सटेम्परी है। एक्सटेम्परी में क्या होता है कि इस इन दिस मेथड ऑफ डिलीवरी द थॉट इज़ प्लान्ड। एक्सटेम्परी एक्सटेम्परी में क्या होता है कि इन दिस मेथड ऑफ डिलीवरी द थॉट इज़ प्लान्ड बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। इसमें आपने प्लान किया होता है जो चीज़ आप बोलना चाह रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में, ओरल प्रेजेंटेशन में। आप जो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, आप पहले से उसको प्लान कर लेते हो। ये जो एक्सटेम्परी है वो आपकी प्री प्लान्ड होती है, और ये जो है वो इम्प्रंजू का एक सेकंड कह लो कि एक सेकंड टाइप है, ठीक है। इसमें आप लोग प्लान किया हुआ होता है, जो चीज़ आप बोलने वाले हो वो आपको पहले से प्लान होता है। इम्प्रन सेकंड पे है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू में क्या होता है कि आपके पास प्रिपरेशन नहीं होती है, इज़ गिवन विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन। आपने एडवांस में प्रिपरेशन नहीं की होती है। आप आते हो, आपको टॉपिक मिलता है, आप टॉपिक के बारे में बोलना शुरू कर देते हो। आपको नहीं पता, आपका प्लान नहीं है कि आप सेकंड सेंटेंस या फर्स्ट सेंटेंस स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, मिड कहाँ से कर रहे हो, एंडिंग कहाँ पे कर रहे हो। कुछ भी पता नहीं है, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, रिहर्सल ही नहीं की उस प्रेजेंटेशन की। तो इस टाइप की जो प्रेजेंटेशन होगी वो इम्प्रम्प्टू होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई भी नोट्स नहीं होंगे, कोई भी टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, इंटरेस्टिंग कैसे बनाया है, डिस्कशन किस तरह से करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड। इस ईच एंड एवरीथिंग आपको कुछ भी नहीं पता होगा। आप जो बोल रहे हो वो आप मतलब अपने थ्रू ही बोल रहे हो, अपने माइंड से बोल रहे हो। आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। उसके बाद मेमोराइजेशन में है कि आप लोग जो याद करते हो, जो स्पीच आप लिखते हो, पहले सबसे पहले आप लोग सर्च करते हो, फिर लिखते हो, ठीक है। आप नोट्स बना लेते हो उस प्रेजेंटेशन के, ठीक है। उस स्पीच को जब आप ऑडियंस के सामने बोलते हो तो वो आपकी मेमोराइजेशन होती है। आप याद की हुई स्पीच को जब बोलते हो, आप समटाइम्स ऐसा होता है आप भूल जाते हो कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स बीच में से आपके माइंड में से स्किप हो जाते हैं। इस तरह की जो स्पीचेस होती हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि हमें जो है वो कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, हमें कुछ सेंटेंसेस भूल जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमने मिड का जो वर्ड है वो किस तरह से याद करना है। हमें फिर इस तरह की जो मेमोराइजेशन किसी की भी इतनी अच्छी नहीं होती कि हमें हर चीज़ ही A to Z अच्छी तरीके से याद रहे, ठीक है। तो आपका जो ये स्पीच है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो एक बड़े लेवल पे किसी बिज़नेस में, अगर आप मेमोराइजेशन वाली स्पीच दोगे तो वो आपकी फ़ेल होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग रीडिंग वाली तो ऐसे होगी जो आपकी नोट्स बनाए हैं आपने, आप उसको देख देख के पढ़ रहे हो, तो वो इस टाइप की जो स्पीच होती है वो आपकी रीडिंग प्रेजेंटेशन में आती है, जिसको आप रीड करके स्पीच देते हो। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ दी प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास ऑडियंस है, सेकंड पे हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद थर्ड पे हमारे पास यूज़ ऑफ टाइम है, फोर्थ पे हमारे पास रिहर्सल है, उसके बाद हमारे पास पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, इसमें हमारे पास जो है नॉलेज होना चाहिए ऑडियंस के, ईच एंड एवरीथिंग हमें ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। वो उसका माइंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका माइंड ऑफ कैलिपर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो किस तरह की टॉपिक, कौन सी इन्फॉर्मेशन को कितना वो समझ सकता है, ठीक है। तो ये हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए ऑडियंस के बारे में। उसका एज ऑफ लेवल, बेसिकली एज ऑफ लेवल यहाँ पे वर्ड लिखा है कि एज ऑफ लेवल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, हम क्या चीज़ जो है वो कौन से टॉपिक के बारे में हम बोलने वाले हैं, हम उसकी इन्फॉर्मेशन कौन सी देने वाले हैं। वेदर यू यूज़ नोट्स, आपको नोट्स, मैनूस्क्रिप्ट, स्ट्रिक्टली मेमोरी,
आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे, मैन्युस्क्रिप्ट बनाने होंगे, ठीक है। जो मेमोरी आप करोगे, जो चीज़ आपने नोट्स, जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है उसको स्ट्रिक्टली मेमोरी करनी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो आप मेमोरी वाली प्रेजेंटेशंस देते हो वो आपको अक्सर भूल जाती हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली मेमोरी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रिक्टली मेमोरी, आपको स्ट्रिक्टली मेमोरी करनी होगी उन सारे नोट्स की। उसके बाद यूज़ ऑफ टाइम एंड रिहर्सल, आप कितने टाइम तक, आपको जो टाइम दिया गया है आप उस टाइम में, अपने उस टाइम लिमिट में जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसको ख़त्म करोगे। आपने बार बार उसकी रिहर्सल करनी है ताकि आपका जो टाइम है, अगर आपको 20 मिनट्स दिया गया है तो आपको 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना है। इसीलिए आप रिहर्सल करोगे ताकि आपके 20 मिनट्स जो हैं वो आपका 20 मिनट्स में आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो, ताकि आप जब फाइनल डे पे अपनी प्रेजेंटेशन देने जाओ तो आपके 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाए। आपने अगर पहले रिहर्सल नहीं की होगी तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपने रिहर्सल की हुई होगी तो आपका जो टाइम है वो 20 मिनट से भी कम हो सकता है। ये 20 मिनट के अंदर अंदर आप ख़त्म कर दोगे ईजीली, ठीक है। तो आपको अपना टाइम का ध्यान रखना होता है। पर्सनल अपीयरेंस, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी पर्सनल अपीयरेंस का भी ध्यान रखना है। इनफॉर्मल क्लॉथिंग इज़ रियली अप्रोप्रिएट फॉर अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। इनफॉर्मल क्लॉथिंग को आपने नहीं करना है, ठीक है। आपको जिस टाइप की ड्रेसेस का कहा गया है, क्लोथिंग का कहा गया है, आपने उस तरह की ड्रेसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद लिविंग एंड ओरल प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, पॉइस एंड इंथोसियम। इंथोसियम एंड पॉइस में क्या होता है कि हमने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करना होता है प्रेजेंटेशन में। हम लोगों को सबसे पहले हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, सबसे पहले हमारी वो वेल प्लान्ड होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इनफेक्टिव कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, दूसरों को समझ भी आना चाहिए और इफेक्टिव भी लगना चाहिए। अपने ऑडियंस को परसुएसिव करना है, परसुएड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखनी है, वो सबसे पहले है पॉइजन एंथोसियम, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस, यूज़ ऑफ टाइम। वॉइस का क्या मतलब है कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करना है, आपने बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल क्लियरली अपने सेंटेंसेस को, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। सेकंड पे आई कांटेक्ट, आपने अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट में किया। ऐसे नहीं कि आप अपने जो आइज़ है उसको आप फ्लोर पे देख रहे हैं या फिर आप कोई ऊपर की साइड पे देख रहे हैं। आपने अपना आई कांटेक्ट जो है वो अपने ऑडियंस के साथ मेंटेन रखना है। एक ही पर्सन के साथ अपना आई कांटेक्ट कभी भी नहीं रखना है, डिफरेंट पर्सन के साथ अपना आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल रिलैक्स वे में आपने अपनी प्रेजेंटेशन को देना है। यूज़ ऑफ वॉइस, यूज़ ऑफ वॉइस में क्या करना है आपने, डोंट स्पीक टू सॉफ्ट, टू फास्ट और मम्बल। इसका क्या मतलब है कि आपने बिल्कुल भी सॉफ्टली नहीं बोलना है, बिल्कुल फास्ट भी नहीं बोलना और मम्बल भी नहीं बोलना। आप जो चीज़ बोल रहे हो आपको उसका समझ आना चाहिए कि आपने क्या सेंटेंस बोला है, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अंडरस्टैंड व्हाट यू से, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। हेयर व्हाट यू से, क्या आप बोल रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, ठीक है। यूज़ ऑफ पेस, यूज़ ऑफ पेस का क्या मतलब है कि आपने अपनी जो फास्टली नहीं बोलना है, सॉफ्टली नहीं बोलना है, बिल्कुल आराम आराम से बोलना है। आपने अपनी जो बोलने का तरीका है वो आपने टाइम लिमिट रखनी है कि आप इस टाइम से इतनी टाइम तक आप इतना सेंटेंस या इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है यूज़ ऑफ पेस में। मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, अब हमने फॉर्मल प्रेजेंटेशन को बनाना है तो वो देखते हैं कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से बना सकते हैं। फॉर्मल प्रेजेंटेशन में हमारा जो मटेरियल, द मटेरियल ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज, आपका जो मटेरियल होगा वो कंसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा, एंड टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें आप इंटरेस्टिंग स्टोरी को बताओगे, टू द पॉइंट बात करोगे, ठीक है। फॉर्मल वे में आप फॉर्मली बात करते हो, इधर उधर की फ़िज़ूल बातों को ऐड नहीं करते हो, ठीक है, ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हो। इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है फॉर्मल प्रेजेंटेशन में, आपकी वॉइस, सबसे पहले आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आपके जो विजुअल एड्स हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब अगर आप स्ट्रेट खड़े हो तो आपको इधर उधर या आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर बैठे हुए हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप खड़े हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अट्रैक्ट करती है आपकी प्रेजेंटेशन को, ठीक है। आपका जो ऑडियंस है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी इम्प्रेस हो सकता है, परसुएड हो सकता है। उसके बाद अपीयरेंस, इसमें आपने क्या करना है, ऑडियंस का एटीट्यूड जो है वो आपकी तरफ होता है, ठीक है। अपने
ड्रेस जो है वो आपका अपीयरेंस में आपका ड्रेस आएगा, आपने जो भी कपड़े पहने हैं वो आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है, वेल मैनर्ड होनी चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन में क्या हमारा होता है कि प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली जस्ट एज यू वुड फॉर अ रिटन रिपोर्ट। इसमें प्रिपेयर में क्या करते हो आप, जो है वो सही तरह से प्रिपेयर करते हो, जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो उसका आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो, और जो बात कर रहे हो आप अपने ऑडियंस के साथ वो केयरफुली एंड लॉजिकल बेस पे करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कीप इन माइंड, आपको क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉक। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में, आपका जो चीज़ आप शेयर कर रहे हो अपने ऑडियंस के साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए। तभी आप सेकेंड पर्सन को, ऑडियंस को बता सकते हो कि मेरा पर्पस राइटिंग का या मेरा पर्पस प्रेजेंटेशन का ये था। उसके बाद सेकंड पे द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉक, आपके जो पॉइंट्स हैं टॉक के वो आप डिस्कस करोगे बारी बारी, ठीक है। प्रिपरेशन में आप सबसे पहले ये प्रिपेयर करोगे इस तरह से। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ टू थिंग्स एज यू स्टार्टिंग पॉइंट, राइट आउट द प्रेजेंटेशन इन रफ जस्ट लाइक अ फर्स्ट ड्राफ्ट और ऑफ अ written report. Review the draft. You will find things that are irrelevant or superfluous. Delete them. Check that the story is consistent and flows smoothly. इसमें बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट इन शॉर्ट बताऊं कि इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिपेयर करने के लिए आपने लिस्ट बनानी होती है, एक रफ सी प्रेजेंटेशन की लिस्ट बनानी होती है जिसमें आप स्टार्ट टू एंड पॉइंट्स के नेम लिख लेते हो कि फर्स्ट पे मैं ये पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, मिड में मैं ये पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फाइव पे, जितने भी पॉइंट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स हैं वो सारे आप रफली एक प्रेजेंटेशन में एक नोट्स बना लेते हो, उसके एक पेपर पर लिख लेते हो। उसके बाद आप दोबारा से उस ड्राफ्ट को जो आपने लिखा हुआ होता है उसको आप रिव्यू करते हो, ठीक है। इररेलेवेंट जो फजूल सी चीज़ें होती हैं उसको आपने डिलीट कर देना, उसको आपने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं करना है। बार बार रिहर्सल करने का, बार बार उसको रिव्यू करने का मकसद यही होता है कि जो फजूल चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो मिसप्लेस्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ आपने ठीक वर्ड्स को यूज़ नहीं किया, इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग है, लॉजिकल नहीं है, तो आपने उसको निकाल देना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्मूथ सी, ठीक है, एक कंसिस्टेंट सी अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है। उसके बाद नेवर रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, आपने स्क्रिप्ट फॉर्म में जैसे पढ़ के रीडिंग के बेस पे प्रेजेंटेशन को कभी भी नहीं देना है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। मेकिंग द प्रेजेंटेशन, आपने बनानी है प्रेजेंटेशन। अब उसमें क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपने ऑडियंस के साथ ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग कह सकते हो, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस तरह से आप अपना ग्रीट स्टार्ट कर सकते हो। तो इमेजिन योर रीडर, इसमें क्या करना है आपने पहले से, और रीडर को इमेजिन कर लेना है वो किस टाइप का बंदा है, ठीक है, वो क्या चाह रहा होगा, उसको अपनी रेज़्यूमे में, अपने ऑब्जेक्टिव में, अगर आप किसी अगर आप किसी फूड की शॉप में जा रहे हो अपनी रेज़्यूमे को शेयर करने, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फूड का जो हेड है जो आपका, वो आपका उसका माइंड किस तरह का है, उसको किस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो आपने उस तरह की रेज़्यूमे में ऐड कर देना उस तरह का ऑब्जेक्टिव। अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी बैंक में जा रहे हो, तो आपको उस टाइप का पता होना चाहिए कि उसका जो बॉस है उसका माइंड किस तरह का है, उसका ऑब्जेक्टिव किस तरह का होगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। सेकंड पे है प्लानिंग, आपने प्लानिंग करनी है। व्हेन यू प्लान यू डिसाइड व्हाट टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। प्लानिंग में आप क्या करते हो रेज़्यूमे की, कि आपने डिसाइड किया है कि आप क्या लिखने वाले हो अपने रेज़्यूमे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्वालिफ़िकेशंस के बारे में लिखोगे, स्किल्स के बारे में लिखोगे, ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग आप अपने बारे में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज़ करना होगा मटेरियल को। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी प्लानिंग में आ जाती हैं, जो चीज़ें आप बोलने वाले हो, जो लिखने वाले हो। यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट सा बनाया है, कन्वेंशनल यूजुअल क्वेश्चंस बाय रीडर, परसुएसिव क्लेम टू मेक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर लेना। ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल, अब इसमें क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइज़ करना है अपने मटेरियल को, जो चीज़ आपने सोच ली है, प्लान कर ली है, जो डिसाइड कर लिया आपने, ड्राफ्ट बना लिए, नोट्स बना लिए हैं रेज़्यूमे के, वो आपने अब ऑर्गेनाइज़ करनी है कि फर्स्ट पे ये आना है, सेकंड पे ये आना है, थर्ड पे ये आना है। इस चीज़ को आपने ऑर्गेनाइज़ कर देना है वन बाय वन करके, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में क्या आता है, व्हेन यू ड्राफ्ट यू ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स, नोट्स, आउटलाइंस एंड आइडियाज़ इनटू अ कम्युनिकेशन। इसमें आप क्या करते हो, ड्राफ्ट में आप
प्लान करते हो, नोट्स बनाते हो, आउटलाइन बनाते हो, आइडियाज़ जो जितने भी आपके माइंड में आइडियाज़ हैं उसको आप एक पेपर पे नोट के थ्रू लिख लेते हो, ठीक है। उस तरह से फिर आप ड्राफ्टिंग हो गई है वो आपकी, ठीक है। आपने जो एक रफ सा आप स्केच बना लिया आपने रेज़्यूमे का ड्राफ्ट। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। अब व्हेन यू स्टेट योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव यू आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने प्रोफेशनली अगर किसी को अपनी रेज़्यूमे शेयर करनी है तो आपका जो आंसर है वो रीडर का आपको आंसर जो है वो जो रीडर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आप रेज़्यूमे लिख रहे हो तो वो आपके डिग्री से रिलेटेड होगी, एजुकेशन की चीज़ें भी ऐड होंगी, ठीक है। आपका कॉलेज कौन सा था, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपका ईयर कौन सा था, ठीक है। और आपने एविडेंस बेस्ड पे ये अपनी जो डिटेल्स हैं वो लिखनी है। फिर आपने जब एजुकेशन की बात करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आपने अपनी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है, आपने पहले कहाँ पे काम किया है, ठीक है। आप कौन से जगह पे शिफ्ट करके आए हैं, आपने कितने ईयर्स का वहाँ पे काम किया है, ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है। एजुकेशन में आपने अपने ये सब कॉलेज की बात करनी है, डिग्री की बात करनी है, डेट की बात करनी है, ग्रेजुएशन की बात करनी है, ईयर की बात करनी है। और ये चीज़ें जो है वो आपकी लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए इसके पीछे, और आपकी एविडेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं आपने किस तरह से अपनी रेज़्यूमे को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। फिर है ऑर्डरिंग योर जॉब एक्सपीरियंस। आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। अगेन वही बात कि आपने जो पहले कहीं पे जॉब की है तो आप उसका सब कुछ लिखोगे। एवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग, आप इसमें रिवाइज करोगे। सी अगेन, जो रेज़्यूमे आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, ड्राफ्ट किया है, नोट्स बनाए हैं, आप उसको एक तरह से एक दोबारा से आप देखोगे, ठीक है। उसका अगर आपने कोई मिस्टेक है तो आप उसको डिलीट करोगे, ठीक है। अगर आप किसी एक बार चेक करोगे ताकि जो आपकी फ़्रेश इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें इंक्लूड हो सके, कोई इन्फॉर्मेशन इसमें से ना मिसिंग हो। उसके बाद लेसन नंबर 4 आता है ऑडियंस एनालिसिस। इसमें क्या है कि इन दिस लेसन यू विल लर्न ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस का ओवरऑल एनालिसिस है, टारगेट ऑडियंस, राइटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स, ऑडियंस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। टारगेट ऑडियंस में क्या होता है कि आपका जो ऑडियंस है वो किस टाइप का है, एज ऑफ लेवल क्या है, कितने ऑडियंस हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, आप कितने लोगों के बीच में जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर रहे हो, ठीक है। ऑडियंस आपके कितने हैं, नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं इन शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद टारगेट योर ऑडियंस में अगेन वही के आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप आती है, करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, लेवल ऑफ़ एक्सपर्टाइज आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी टारगेट योर ऑडियंस में आती हैं। उसके बाद राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। राइटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स मीन्स कि एक्सपर्ट के लिए आप कैसे लिखते हो, ठीक है। किस तरह की राइटिंग करते हो आप एक्सपर्ट के लिए। वो दो तरह के हो सकते हैं एक्सपर्ट्स, जर्नल एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं होते हैं, और स्पेसिफिक एक्सपर्ट भी होते हैं। जर्नल में क्या होता है कि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन करते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को, जिसमें जो ऑडियंस है उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन का पता होता है, टॉपिक का पता होता है, लेकिन उसको इतना डीपली डिटेल में नहीं पता होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, हर छोटी सी बड़ी चीज़ को डिस्कस करते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे है स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑडियंस है उसको पहले से इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है आपके टॉपिक की, आपकी इन्फॉर्मेशन की, ईच एंड एवरीथिंग उसको पहले से पता होती है। आप उसको शेयर करते हो, आप सिर्फ उसमें अपने ओपिनियंस को शेयर करते हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, डिटेल इन्फॉर्मेशन को इसमें शेयर नहीं करते हो, क्योंकि उसको ऑलरेडी नॉलेज है हर चीज़ की, इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ की। आप सिर्फ इसमें अपने ओपिनियंस को शेयर करते हो, ठीक है। उसके बाद आई होप कि आपको ये सारे एक्सपर्ट्स और दो जो एक्सपर्ट्स मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे यहाँ से आप लेसन नंबर 5 पे आते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पर्पस देखेंगे, और पर्पस हम डीपली पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिट को और इम्प्लिसिट को, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। इन दोनों पर्पस को हम डीपली पढ़ेंगे। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव,
डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो ऑडियंस के साथ, आपको उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफ़ाइन करवाना है, ठीक है। और वो डिफ़ाइन किस तरह से होगा, सक्सेसफुल किस तरह से होगा, जब आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो ए टू ज़ी हर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव उसी इन्फॉर्मेशन में ऑडियंस को क्लियर हो जाएगा। बाकी का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका कंक्लूजन में, रिज़ल्ट में, जो एंड का पैराग्राफ होगा, जो आप कंक्लूजन में बातें बोलोगे, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, वो उसके थ्रू आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा। पर्पस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, अब पर्पस क्या है राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, पर्पस क्या है डॉक्यूमेंट पर्पस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इसकी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू परसुएड द रीडर, टू प्रोहिबिट समथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी राइटिंग डॉक्यूमेंट में आ जाएंगी कि हम दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं राइटर को, रीडर को सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी राइटिंग के डॉक्यूमेंट में आती हैं। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, अब क्या चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है। You may also need to identify the person, the agency, or the contract requiring or authorizing the document or research. तो बेसिकली आपको अपने माइंड में क्या रखना होता है कि आपका जो पर्पस है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियर होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक्सप्लिसिट मैंने आपको बताया था कि आप एक्सप्रेस करते हो क्लियरली, ओपनली हर चीज़ को शो करते हो, बताते हो, विदाउट हाइड एनीथिंग, कुछ भी हाइड नहीं करते, ठीक है। इसके यहाँ पे फॉलोइंग एक्शंस हैं। तो सबसे पहले है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू परसुएड द रीडर, टू इनैक्ट और प्रोहिबिट समथिंग। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स टाइप्स, ये बेसिकली आपको एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे आप अगर लिटरेचर रिव्यू, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट का टाइप है लिटरेचर रिव्यू और स्पेसिफिकेशन, तो इसमें हम लोग अपना जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड आएगा, फिर थ्योरी आएगी, फिर मटेरियल आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर टेबल आएगा। वन बाय वन करके हम अपना जो व्यू है, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मैंने आपको बताया था कि इसमें आप सपोर्टिंग डिटेल्स के थ्रू रीडर को अंडरस्टैंड करवाते हो कि आपका मतलब क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप हर चीज़ उसको सपोर्टिंग डिटेल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करवाते हो। उसके बाद यहाँ पे इसके कॉमन गोल्स क्या हैं, टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, टू क्रिएट ट्रस्ट एंड इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, टू डॉक्यूमेंट एक्शंस, ये सारे इसके यहाँ पे गोल्स लिखे हैं। आई होप कि आपको लेक्चर 1 to 5 तक सारे समझ में आए होंगे। मैंने आपको क्लियरली और डीपली एक्सप्लेन किया है, ए टू ज़ी सारे समझाने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बीच में से डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक तो नहीं रहता, ठीक है, स्टार्ट टू एंड तक आप नहीं अपना इंटरेस्ट जो है वो स्टेबल रख सकते। इसलिए मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि आपको जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वही आपके माइंड में रह जाए अपने पेपर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। आई होप कि आपको सारे ए टू ज़ी सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।